अटल जी की जयंती पर सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। अटल जी की प्रतिमा पर सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। लोक भवन स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। अटल स्मृति दिवस पर किसान चौपाल लगाएगी बीजेपी। किसान चौपालों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। मंत्रियों के साथ सीएम योगी अटल स्मृति दिवस मनाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। किसानों के मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, कहा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और आप में झूठ बोलने की प्रतियोगिता। समाजवादी पार्टी का किसान घेरा कार्यक्रम आज समाजवादी पार्टी नेता गांव में घेरा बनाकर करेंगे लोगों से बातचीत। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। गोंडा में लाव की आग से लगी भीषण आग। घर में रखे सामान भी जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। बुलंदशहर में दबंग किराएदार पर नाबालिग से रेप का आरोप। नाबालिग से तमंचे के बल पर रेप का आरोप। घटना के वक्त घर में अकेली थी पीड़िता ने मां को सुनाई आपबीती। कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से जानकारी। अटल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अटल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। अटल जी की प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण किया है। लोक भवन स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तो बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और माल्यार्पण किया गया। अटल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करने पहुंचे और उससे पहले ट्वीट कर भी अटल जी की जयंती पर नमन किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अटल जी की प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है और सबसे खास मौका बीजेपी संगठन के लिए। तो चाहे प्रदेश स्तर की बात हो या फिर पूरे बीजेपी संगठन की बात की जाए, आज सभी में एक अलग उत्साह है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अटल स्मृति दिवस पर किसान चौपाल लगाएगी बीजेपी। किसान चौपालों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। मंत्रियों के साथ सीएम योगी अटल स्मृति दिवस मनाएंगे। 800 से ज्यादा ब्लॉक में लगाई जाएगी चौपाल। बीजेपी 2500 जगहों पर किसान संवाद का आयोजन करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। बताते चले किसान चौपालों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी हैं और आज खास मौका बीजेपी के लिए है। अटल स्मृति दिवस पर किसान चौपाल बीजेपी लगाने जा रही है। 800 ब्लॉक में चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें सभी किसानों के साथ बातचीत की जाएगी और इन सभी चौपालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, आज चौपाल लगाई जाएगी और किसानों को लेकर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री खुद सभी चौपालों में हिस्सा लेंगे, इसको लेकर जरा पूरा अपडेट दें विक्रम। जी देखिए, बिल्कुल आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस तरीके से जन्म जयंती है और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुशासन दिवस के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किसानों से संवाद करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज पहुंचे हुए हैं, जहां पर किसानों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और किसानों को एक संदेश देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और अगर सुशासन दिवस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो लगभग 800 ब्लॉकों में 2500 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सभी किसानों के बीच में संवाद करके कृषि सुधार कानून जो है उसके
फायदे बताने का काम लगातार सभी लोगों के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और जो अन्य बड़े मंत्री हैं सुरेश राणा और सुरेश राणा के साथ साथ स्वाति सिंह, ये सभी लोग अलग अलग जिलों में जाकर किसानों के बीच में संवाद करेंगे और एक संदेश साफ तौर पर देने का प्रयास है कि कृषि सुधार कानून जो है वो किसानों के फायदे में है। अगर लोकेशंस की बात की जाए, जगह की बात की जाए, तो बीजेपी प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोहनलालगंज में संवाद करेंगे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो उन्नाव में आज किसानों के बीच में होंगे। वहीं पर मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान किसानों के बीच में आज जाएंगे। बरेली में संतोष गंगवार होंगे। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही होंगे। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे होंगे। एटा में अतुल गर्ग होंगे। ऐसे कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। रायबरेली में दिनेश शर्मा होंगे। तो सभी लोग, जितने भी बड़े नेता हैं, वो आज किसान संवाद करेंगे और किसानों के बीच में जाकर जो कृषि सुधार कानून बिल है उनके फायदे बताने का काम पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो कहा जा सकता है कि बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज आज पूरा उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार किसानों के बीच में देगी। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने जो लेटर जारी किया है, जो कृषि मंत्री ने लेटर जारी जो किया है, वो भी किसानों के बीच में वितरित करने का काम आज सभी पदाधिकारी और मंत्री करेंगे। जी देखिए विक्रम, जिस तरह से संदेश का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता कि किसान इस वक्त नाराज हैं, अपनी नाराजगी जता रखे हैं। तो उसी बीच बीजेपी की ओर से ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। 2500 जगहों पर चौपालें लगाई जा रही हैं, यानी कि ये माने कि इसका नतीजा कहीं ना कहीं जो है वो लाभदायक होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि विक्रम कहीं ना कहीं नाराजगी तो साफ तौर पर है, ये दिखता है। विक्रम देखिए, बिल्कुल नाराजगी है और शायद यही कारण है कि किसान लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, लगातार ये कह रहा है कि वो किसानों से संवाद करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। वो जो अपनी बातें करना चाहते हैं, बातों से रास्ता जरूर निकलेगा। और इसीलिए लगातार जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, वो किसानों के बीच में लगातार जाकर किसान संवाद कर रहे हैं। देखिए, ये भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनावों में बड़ा असर इन सभी चीजों का देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और साफ तौर पर किसानों के बीच में जाकर पूरा संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। संगठन भी पूरी तरीके से इसके लिए तैयारी कर रखा है। संगठन भी लगातार किसानों के बीच में है, संवाद कर रहा है। कार्यकर्ताओं को पंचायत लगाकर निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत लगाकर किसानों के बीच में जाएं और जो सरकार की जो नीतियां हैं, बातें हैं, वो पूरी तरीके से बताने का काम करें। ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। किसानों के मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में झूठ बोलने की प्रतियोगिता। बीजेपी और पीएम के खिलाफ विरोधी नेताओं में चल रही प्रतियोगिता। तो ये बड़ा ट्वीट सामने आया है क्योंकि बहुत बड़ी बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दी है। चाहे फिर सभी विपक्षी दलों का जिक्र इसमें है, चाहे कांग्रेस की बात हो, सपा बसपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि झूठ बोलने की प्रतियोगिता इनके बीच चल रही है। किसान मुद्दे पर डिप्टी सीएम का ये बड़ा ट्वीट। उन्होंने कहा, पीएम के खिलाफ विरोधी नेताओं में प्रतियोगिता चल रही है। तो आपको बताते चलें, जहां किसान मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी का किसान घेरा कार्यक्रम आज समाजवादी पार्टी के नेता गांव में घेरा बनाकर लोगों से बातचीत करेंगे। अलाव के साथ चौपाल में किसानों से बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, किसानों के संघर्ष में सहयोगी होने का भरोसा दिलाएंगे। तो जहां एक और पुरजोर कोशिश है कि किसानों को मनाया जाए, क्या उनकी समस्याएं हैं उनको सुनकर उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इन्फ्लुएंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लगातार ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, आज समाजवादी पार्टी नेता गांव में घेरा बनाकर लोगों से बातचीत करने वाले हैं, तो क्या माने, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष कोशिश कर रही है मनाने की, तो वहीं ये माने कि विपक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा भड़काने का। विक्रम,
देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने फायदे की तैयारियां पूरी तरीके से कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर लगातार किसानों को समझाने का काम कर रही है, तो वहीं पर विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और खासकर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जहां पर आज सुशासन दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में होगी, तो घेरा कार्यक्रम को लेकर आज समाजवादी पार्टी भी किसानों के बीच में जाएगी और किसानों के बीच में जिस तरीके से जो किसान विरोधी नीतियों को लगातार जनता के बीच और किसानों के बीच में बताने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, उन चीजों को बताने का काम आज समाजवादी पार्टी करेगी। साफ तौर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिले स्तर की जो इकाइयां हैं, जो प्रदेश संगठन है, वो सभी आज किसानों के बीच में जाएंगी और अलाव जलाकर किसानों के साथ बैठेंगी, बीच में बैठेंगे और उनसे संवाद करेंगी। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सभी आज किसानों के बीच में होंगे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों को बड़े स्तर पर किसानों के बीच में रखने का प्रयास आज समाजवादी पार्टी द्वारा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में पीएम आवास योजना के इंजीनियर ऋषभ सोनकर का कार्यालय में शराब पीने के साथ रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से जिला परियोजना कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को पक्का मकान दिया जा रहा है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्र तक पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। वीडियो वायरल होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी राजमुनि ने कार्रवाई के लिए मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। देखना होगा कि इंजीनियर पर कब तक कार्रवाई होती है। सजी उनको वाला कमो कराए तो कोई दिन रुक जाओ, बताओ यार, इनको सब सीधा कर दे परेशान ना। जी सर। तो पीएम आवास योजना के लिए घूसखोरी लेते नजर आए और अब ये भी आपको बता दें कि अपात्र लोगों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। परियोजना अधिकारी ने कार्रवाई की है, उच्च अधिकारियों को ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया। लेकिन अब सवाल ये कि जो उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई है, उसका जवाब कब तक आएगा और कब तक कार्रवाई इंजीनियर पर होगी। विभाग को भी एज ए परियोजना अधिकारी को हमको भी वायरल के माध्यम से सूचना मिली, जिसके सूचना मिलने के बाद जो है मेरे द्वारा जो है इसकी सूचना अपने हायर अथॉरिटी डायरेक्टर सूडा, जिलाधिकारी महोदय और परियोजना निदेशक मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति है जो विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उनको सूचना दे दी गई है और जो भी विभागीय या आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित होगी उन्हीं के द्वारा करना है। खबर बांदा से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संपूर्ण व्यवस्था देने की बात की है, तो वहीं पर दूसरी ओर उनके ही अधिकारी उनके कार्यों को लापरवाही कर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचाने का कार्य कर रही है और गांव में बिजली के तार तो पहुंचे, लेकिन लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंची और मीटर लगाकर फर्जी तरीके से बिल वसूलने का काम कर रहे बिजली विभाग के अधिकारी। ये भी बता दें कि पूरा मामला कबासीन थाना इलाके के कछवाहन पूर्वा का है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बांदा से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का एडी ने किया निरीक्षण। लंबे समय से मिल रही थी ट्रामा सेंटर की शिकायतें। अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो रहा था और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बांदा जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने के लिए एडी पहुंचे। लगातार अस्पताल के जो है व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी, कोई सुविधाएं नहीं है, सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा या फिर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनमें कहीं ना कहीं खामी है और उन्हीं शिकायतों के चलते एडी निरीक्षण के लिए पहुंचे। और उनका कहना है कि लंबे समय से ट्रामा सेंटर की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए बांदा जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे एडी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक को प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों रोहित को गिरफ्तार कर लिया। रोहित संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव का है। जान से मारने की धमकी के अलावा आरोपी ने पीएम को लेकर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। लगा
अमरोहा में क्रिसमस डे पर शैमफोर्ड फ्यूरिस्टिक स्कूल की पहल देखने को मिली है। स्कूल के बच्चों ने सेंटा क्लॉज बनकर राहगीरों को कोरोना के प्रति सचेत करने, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांटे और स्कूल के बच्चों ने सेंटा क्लॉज के रूप में क्रिसमस डे के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने का संदेश दिया। ये तस्वीरें अमरोहा के टीपी नगर चौराहे की हैं, जहां शैमफोर्ड फ्यूरिस्टिक स्कूल के बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर वाहनों से जा रहे राहगीरों को कोरोना के प्रति सचेत कर मास्क और सैनिटाइजर बांटते नजर आ रहे हैं। स्कूल संचालक नरेश कुमार सेंटा क्लॉज बनकर राहगीरों को मास्क बांट रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना के चलते सभी सचेत रहें और मास्क जरूर लगाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए गोंडा से एक और जानकारी। अलाव की आग से लगी भीषण आग, घर में रखे सामान भी जलकर हुआ राख। ये बड़ी जानकारी, जहां ठंड का प्रकोप जारी है उसके लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अलाव की आग का कारण बन गई, यानी कि अलाव की आग से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। छपिया थाना क्षेत्र के देवगांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी लापरवाही भारी पड़ गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अलाव की आग से जो है आग लगी है, घर में रखा हुआ सामान भी जलकर राख हुआ। हालांकि जानकारी यही मिल रही है कि एक छोटी सी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मिलाया सरकारी डॉक्टर के पहले दिखाइए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए गोरखपुर से जानकारी आपको देते चले। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, एक और आग लगने की जानकारी गोरखपुर से आपको दे रखे हैं। आग में झुलसकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान में ये भीषण आग लगी है और दुकान और उसमें रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और लोगों ने आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर रोड का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान में आग लगी है और आग लगने से सारा जो सामान रखा था वो जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लगी, ये जानकारी अभी तक मिल रही है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। श्रावस्ती से जानकारी, नेपाल के जंगल में मिली भारतीय महिला की लाश, महिला को जलाकर मारने की आशंका। बल्हीपुर क्षेत्र के भरता रोशनगढ़ की निवासी है मृतक महिला। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। नेपाल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। जो हो गया तो हो गया, इसका जो कानूनी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से जानकारी आपको दे रखे हैं। वहाँ छिपे हो तुम। खबरों में आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर से जानकारी आपको देते चले। दबंग किराएदार पर नाबालिग से रेप का आरोप, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। नाबालिग से तमंचे के बल पर रेप का आरोप लगाया गया। घटना के वक्त घर में अकेली थी पीड़िता की मां ने कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां पीड़िता जब घर पर अकेली थी तो उसे डराया गया, धमकाया गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जब ये पूरी जानकारी पीड़िता ने अपनी मां को दी तो मां ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। बलात्कार, क्या मामला है आपका? मेरे लड़के से बलात्कार कर दिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा नॉलेज थाना में एक महिला को पुलिस ने उसकी बेटी और दामाद से मिला दिया। कम पढ़ी लिखी महिला के पास ना तो बेटी का पता था ना ही कोई सुराग। महिला के साथ एक 3 साल का बच्चा भी था। महिला अपनी बेटी के गांव का नाम सहनजी गांव बताया, जो कि एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। ऐसा कोई गांव नोएडा में नहीं था। थानाध्यक्ष वरुण पवार ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए सहनजी को सीएनजी समझा और महिला से पूछा कि क्या वहां पर गाड़ियों में गैस भरा जाता है। पुलिस को पता चला कि एक गाँव सीएनजी स्टेशन के पास है। इत्तेफाक से बिछड़ी महिला की बेटी
का गांव वही निकला। महिला की बेटी और दामाद ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया। आप बेटी है इनकी, क्या नाम है आपका? देव की। तो ये कब चली थी गांव से? 2 बजे चली है गाँव से। खबरों में आगे बढ़ते हुए बांदा से जानकारी आपको देते चले। दबंगों ने युवक पर गोली चलाई। युवक के दाहिने हाथ में गोली लगी है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वटौंध थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश बांदा से जानकारी। संग्राम कहाँ के रहने वाले हो? अन्य तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बिजनौर के नेहटौर में मकान का लेंटर उठाते समय अचानक लेंटर गिर गया, जिसमें कई मजदूर दब गए हैं। लोगों ने मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए हैं। लेंटर गिरने के दौरान कई मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई और घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी नेताओं को राहत मिली है। योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी विधायक संगीत सोम और कपिल देव पर दर्ज मुकदमे को वापस ले लिया है। ये मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी नेताओं पर दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी नेताओं को राहत। सुरेश राणा, संगीत सोम, कपिल देव पर दर्ज मुकदमे वापस। सरकार ने कोर्ट में दी मुकदमा वापसी की अर्जी। राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज हुए थे मुकदमे। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में भाजपा विधायकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापसी के लिए आज के इस कार्यक्रम में जैसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में आज मना रहा है, किसान सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान शेष नारायण मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्री कृष्ण लोधी जी, आज के समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ के लखनऊ कमिश्नरी के जो कमिश्नर हैं श्री रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश सुशासन दिवस को किसान भाइयों के सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन पूरा देश को प्राप्त होगा और एक साथ देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान भाइयों के खातों में देने की कार्रवाई भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान की राशि की जाएगी।
अटल जी की जन्म जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि किसानों के हितों को और किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए आजादी के बाद सबसे पहली बार कोई प्रयास हुआ था तो वह सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया था। पीडीएस की जो व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, ये सारी स्कीम प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की देन है, जिसमें हर गरीब को निःशुल्क या सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज प्रारंभ हो रही है। यह योजना भी सरदेव अटल जी की ही देन है और खाद्यान्न तब आएगा, तब गरीब तक पहुंचेगा जब अन्नदाता किसान से इसका क्रय करने की व्यवस्था होगी। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था सरदेव अटल जी के समय में, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक गांव पक्के मार्गों से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। आज आप देख सकते हैं हर गांव में अच्छे मार्ग हैं, किसान अपनी उपज को मंडी तक, बाजार तक और कहीं भी ले जाने के लिए आज अगर उसके पास अच्छे साधन हैं तो साधन के लिए अच्छे मार्ग भी आज उपलब्ध हैं। इसका श्री गणेश भी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे बने, इस परिकल्पना को भी साकार किया था सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और भाइयों बहनों, मोबाइल फोन हर एक गरीब के हाथ में हो जाए, इस परिकल्पना को भी साकार किया था प्रधानमंत्री के रूप में सरदेव अटल जी ने। यानी ये सब आर्थिक स्वावलंबन के आधार किसी ने किया था, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो शुरुआत अटल जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाइयों तक, एक नए आयाम के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज का ये सुशासन दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश सरदेव अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के अन्नदाता किसानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए आज अटल जी की जयंती को इस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सरदेव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी ये किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना,
क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी और कुछ परिवारों के लोग चौथ वसूली में निकल पड़ते थे। नौजवान को नौकरी उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि बोली बोल करके जितना कोई पैसा दे सकता था उसको नौकरी मिलती थी और योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाता था नौकरी से। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा, किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर प्रदेश के हर नौजवान को उसको सम्मानजनक नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। और जब प्रदेश में हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों मैं कह सकता हूं तब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। ये 4 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारें केवल गुमराह कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, नौकरी के नाम पर वसूली के गड्ढे इन्होंने बना दिए थे। कोई भी नौकरी निकलती थी, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में झोला लेकर के वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो कोई वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर नौकरी के नाम पर कोई वसूली करेगा तो फिर उसको जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना सरकार को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं। और इसी प्रकार से किसानों के लिए याद करिए 2004 से 2014 के बीच देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की। एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? क्योंकि किसान को बीज नहीं मिलता था, किसान को खाद नहीं मिलती थी, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को अगर जैसे तैसे उसने खेत में अनाज उत्पन्न भी कर दिया, उस अनाज को कोई दाम नहीं मिलता था, उसको कोई खरीदार नहीं मिलता था। और अगर किसान ने गन्ना उत्पादन करके चीनी मिलों तक पहुंचा दिया तो कई 5-5, 6-6 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किसान हताश और निराश था, कर्ज के नीचे तक चुका था। उसके सामने प्लान करने, आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। और फिर निजी कॉलोनाइजर को किसानों की जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए माफियाओं के द्वारा कैसे प्रेरित किया जाता था, याद आप देख रहे होंगे। जब सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं की छाती पर चल रहा है और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, तब आपको दिखाई देता होगा कि कितना बड़ा अन्याय पिछली सरकारें करती थी। ये शोषण करवाते थे किसानों का, किसानों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे, किसानों को पलायन करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 6 वर्षों में कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं, बीज की किल्लत नहीं। पिछले 3.5-4 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम, जो स्वामीनाथन कमेटी ने जिसकी सिफारिश लगभग 10 साल 12 साल पहले देश की सरकार को, यूपीए यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को किया था, जिस सरकार को कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी,
और सपा बसपा बिना मांगे समर्थन उस सरकार को कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार सीबीआई जांच बिठा करके जेल के अंदर कर ले, इसलिए बिना मांगे समर्थन कर रही थी। उस सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है, 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और 2017 में जब हम लोग आए, हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबी थी बाण सागर परियोजना। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 2017 में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर हमने उस परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ। चौधरी चरण सिंह जी देश प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनके स्वयं की करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है 1,12,000 करोड़। 1,12,000 करोड़ देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है। यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं,
जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की। देश के अंदर मत और मजहब के आधार पर ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी कुत्सित प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया, और जब वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का अन्य दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इन सब से सावधान होते हुए हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक किसान को कि हमारा सच्चा हितैषी कौन हो सकता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के दिन पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारत के बारे में दुनिया के नजरिए को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और नौजवानों और किसानों का सच्चा हितैषी और महिलाओं के हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है आजादी के बाद से, अगर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम इस देश से लिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारा का सारा परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज सदैव अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, आज उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, और भी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या नए सुधार हो सकते हैं और नए सुधारों के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर एक किसान तक, हर एक गांव तक इन योजनाओं को ले जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का एक कार्यक्रम भी है। प्रदेश के अंदर लगभग 3000 स्थानों पर, जिसमें 826 विकास खंडों के अलावा हर मंडी समिति में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, मैं कृषि विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मात्र यानी आजादी के बाद से लेकर के देश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल कृषि विज्ञान केंद्र 68 बन पाए थे। यानी हर जनपद को एक कृषि विज्ञान केंद्र नहीं मिल पाया था, लेकिन पिछले 3 वर्ष के दौरान 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। ये 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र किसान को तकनीकी जानकारी, अच्छे बीज की जानकारी और खेती के विविधीकरण की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों को और देश के 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदान करने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत के सर्वांगीण विकास को लेकर के जो कार्यक्रम 6 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वह गांवों के विकास का हो, किसानों के उत्थान का हो, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का हो, या फिर मातृशक्ति के सम्मान का हो, इस कार्यक्रम को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रदेश के सभी 2 करोड़ 30 लाख किसान भाइयों को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि सालाना 6000 रुपए प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में सालाना 3 किस्त के आधार पर 2-2 हजार की 3 किस्त के आधार पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि किसान के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए या अपनी जरूरत के लिए इस धनराशि की बड़ी उपयोगिता है। किसान अब साहूकारों के या कहीं भी किसी सूदखोर के चपेटे में नहीं आ पाएगा। अन्नदाता किसान की खुशहाली प्रदेश और देश की खुशहाली बनेगी, इस विश्वास के साथ
जिन किसानों को आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, उन्हें ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई गई है या उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य हुआ है, उन सभी किसान भाइयों बहनों को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके खाते में आज पैसा, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए आप सबके प्रति प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी बधाई देते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, किसानों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस दौरान सम्मानित किसानों को बधाई दी है। ट्रैक्टर की चाबी उनको सौंपी गई है। किसानों के हित में जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में लगातार किसानों से जुड़ी हुई, उनके हितों से जुड़ी हुई योजनाएं चलाई जा रही। तीनों कृषि कानूनों का भी जिक्र किया कि क्रांतिकारी कानून है और किसानों को इन कानूनों से लाभ होगा। पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा उन्होंने, विपक्ष पर हमला बोला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना कार्य अब किसानों के लिए इस सरकार में किया जा रहा है, पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि नीयत की कमी थी और आज किसानों के हित में वो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा जाता था। यूपी में किसानों को 4260 करोड़ रुपए मिलेंगे। अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज उनकी जन्म जयंती है। अटल जी की स्मृतियों को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया है। 18,000 करोड़ किसानों को उनके खाते में पैसे भिजवाए जाएंगे। योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि शुरुआती दौर में 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। इलाज के लिए जो भी जरूरत होगी वो पूरी कर ली गई है। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार हुआ है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया और कहा कि शुरुआती दौर में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण को लेकर व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के हालात में भी सुधार हुआ है, यानी कोरोना की जो पहली स्टेज थी उसके बाद सेकेंड वेव के चलते जो हालात बने थे उन पर अब नियंत्रण किया जा रहा है। लगातार सुधार की ओर दिल्ली वासी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि 51 लाख लोगों को शुरुआती दौर में ये टीका लगाया जाएगा। पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर हो चुकी है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वैक्सीन का बस इंतजार है। जैसे ही वैक्सीन आएगी शुरुआती दौर में 51 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। दिल्ली में अब हालात नियंत्रण में है, लगातार हालात में सुधार हो रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की आज जयंती है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर नमन किया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी को उनकी जयंती पर नमन किया सीएम मनोहर लाल ने। प्रिय अटल जी के सिद्धांतों का हम सदा अनुसरण करते रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल और ट्वीट करके उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनकी एक कविता का भी जिक्र उन्होंने किया है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी के मार्गदर्शन पर हमेशा हम चलते रहेंगे, उनके सिद्धांतों का हम अनुसरण करते रहेंगे, ये लिखा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में। प्रिय अटल जी के सिद्धांतों का हम पालन करते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की आज जन्म जयंती है, ऐसे में उन्हें याद किया जा रहा है, नमन किया है सीएम मनोहर लाल ने। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए हैं और अटल जी की एक कविता के साथ उन्होंने ये पोस्ट किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी अटल जी की जयंती। अटल जी की जयंती पर
चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो सुशासन दिवस के रूप में आज अटल जी की जयंती मनाई जा रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में, बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। कई मंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में अटल जी की जयंती मना रही है। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर 2020 यानी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव का भी आज जन्मदिन है। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। आपने योग को जन जन तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, योग को विश्व में एक नई पहचान आपने दिलाई है। आप इसी प्रकार योग के विस्तार में अपना योगदान देते रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। तो आज बाबा रामदेव का भी जन्मदिन है। योग गुरु उन्हें कहा जाता है। अनंत शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आपने योग को जन जन तक पहुंचाकर योग को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। इसी प्रकार योग का विस्तार आप करते रहिए। अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। ये मनोहर लाल ने ट्वीट किया। वहीं हरियाणा सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंदिरा कॉलोनी पंचकुला में कर्मठ कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता न सिर्फ पार्टी बल्कि समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए समर्पित है और निरंतर निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। और इंदिरा कॉलोनी पंचकुला में कर्मठ कार्यकर्ता के घर पहुंचे, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस मुलाकात का जिक्र उन्होंने ट्वीट करके किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से नई दिल्ली का सफर अब आसान हो गया है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा सीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पानीपत से नई दिल्ली का सफर और भी आसान हुआ है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी गई है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अब न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि समय की भी बचत होगी। हरियाणा सीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तो यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी गई है। अब दिल्ली दूर नहीं है। पानीपत दिल्ली रैपिड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है, जिसका जिक्र करते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखाई दिए थे। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 25% भर्ती कमेटी करेगी। तो हरियाणा कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनमें से एक फैसला यह भी है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 25% भर्ती कमेटी करेगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हरियाणा सीएमओ की तरफ से जानकारी ट्विटर पर साझा की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसकी पूरी लिस्ट यहां साझा की गई है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पंचकुला से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने रंजीता मेहता को पार्टी का पटका भी पहनाया। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता बीजेपी में शामिल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। सीएम मनोहर लाल ने खुद रंजीता मेहता को पार्टी का पटका पहनाया है, उनका सम्मान किया, स्वागत किया पार्टी में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मीडिया फेस भी हैं और पूरा स्पोक्स पर्सन का काम करते रहे। उनको सब भला बुरा क्या है इसको समझ करके स्टेप लिया है, कदम उठाया है, इसका स्वागत करते हैं। बड़े परिवार में बबलू कुमार प्रेम जी।
इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।